तो अब हमने ए बी की वैल्यू टू द पावर ऑफ टू कर दी, और ए टू एंड बी टू की वैल्यू हमारे पास सेम ही थी, तो हमारे पास के सी की वैल्यू क्या आ गई, 0.086, विच मीन्स इट्स लेस देन वन। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो थे वो उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी हमारे पास। ठीक है। जी सर। अब आगे वो जो मैंने कहा था ना, दो तीन टाइप्स की इक्विलिब्रियम है, जिसमें प्रेशर की टर्म्स में आएगा, मोल्स की टर्म्स में आएगा, एंड मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बात आएगा। ठीक है, वो आ जाती हैं। अगर पहली पहली क्वेश्चन है, अच्छा जी, पहले उसने की है, मैंने टर्म्स ऑफ प्रेशर डिस्कस की हुई है। ऑब्वियसली प्रेशर की टर्म्स में बात होगा तो हम कौन से वेरिएबल्स को यूज करेंगे, पी को यूज करेंगे, तो उन्होंने पी सी, पी बी, पी की टर्म्स में सारी बात की हुई है। हाँ, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली हम किसकी रिस्पॉन्स में बात कर रहे होते हैं, हम गैसेस की रिस्पॉन्स में बात कर रहे होते हैं, तो हम जनरल गैस कांस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे। यू रिमेम्बर, आर किसको शो करता था, जनरल गैस कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू 0.08 समथिंग की वैल्यू होती थी हमारे पास, मुझे अभी जहन में नहीं है, बट जनरल गैस कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 0.0821 होती है हमारे पास। ठीक है। सो केपी यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट बनेगा हमारे पास, उसका केसी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, ये थोड़ा ब्लर्ड है। Kp is equals to Kc into RT to the power of n, where n represent the difference of the concentration of reactants and products। ठीक है। आगे जाके एक एग्जांपल भी है, वहां पे ये दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। तो प्रेशर की टर्म्स में हम पी में बात करेंगे। अगर यहीं पे मोल्स आ जाएंगे तो हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एन से रिप्लेस कर देंगे। और अगर मोल रेशियो आ जाएगी हमारे पास, तो आपने बेसिकली इसमें याद ये रखना है कि प्रेशर की टर्म्स में केसी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, आर टी टू द पावर ऑफ एन, विच इज द डिफरेंस ऑफ द मोल्स। और अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करते हैं तो वो के पी इज इक्वल टू के एन, में ये लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोगों की बुक में भी ये ब्लर्ड ही है, प्रेशर ओवर नंबर ऑफ मोल्स टू द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड वो। और अगर हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड प्रेशर और के एक्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये तो खैर क्लियर है, प्रेशर टू द रेज पावर ऑफ सर डेल्टा आरटी क्या था? एन हो। आर जनरल गैस कांस्टेंट एंड टी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। आप लोगों ने वो गैस लॉस नहीं पढ़े फिजिक्स में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा होगा आपने, जब प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं, या आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग। जनरल गैस कांस्टेंट होता है कांस्टेंट जो हम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालते हैं गैस का, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इट हैज अ वैल्यू ऑफ 0.0821। टी हमारे पास टेम्परेचर है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर नंबर ऑफ मोल्स। अब इसने कहा है कि इसका केपी एंड केसी को कैलकुलेट करो। लेट्स रिवाइज, केपी किसके इक्वल था, के सी इंटू आर टी रेज टू द पावर ऑफ एन। के पी एंड के एन किसके इक्वल था, पी ओवर एन डेल्टा एन। एंड के पी एंड के एक्स किसके इक्वल था, पी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। अब उसने क्या फाइंड करने को बोला है, के पी एंड के सी। अगर हम नीचे नहीं भी जाते, इसकी पी की कंसंट्रेशन क्या बनेगी, के पी किसके इक्वल बनेगा, NOCl रेज टू द पावर ऑफ टू डिवाइडेड बाय NO टू द पावर ऑफ टू, एंड Cl2, उसकी पावर भी हमारे पास क्या होगी, वन होगी। अब उसने वैल्यूज दी हुई है, NOCl की 1.2 एंड PO, और इसकी ये दी हुई वैल्यूज पुट करो। KP किसकी इक्वल आ जाएगी, जल्दी से आंसर निकाल के देना मुझे। 1.2 रेज टू द पावर ऑफ टू डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻², एंड 3 × 10⁻⁻1। देखो उसका क्या आंसर आ रहा है,
तो 3 × 10⁻⁴ क्या लिखा आपने ये? 10⁻⁻⁻⁻, ओ, सामने आपके पास वैल्यूज हैं भी तो सही में, नहीं ये वैल्यूज बिल्कुल पुट सर, किए बिल्कुल। बेटा। यस है। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ओ भाई तुमने इतनी देर लगा दी है, मैं यहीं से देख लेता हूँ। इसका आंसर क्या आ गया? 1.9 × 10⁻³ अब ये रिलेशनशिप हम ऊपर भी लिख के लेके आए हैं। अब डेल्टा एन मैंने आपको क्या बताया था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स को हम आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेट मी टेक यू बैक टू द टॉपिक क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 माइनस इसकी कंसंट्रेशन कितनी बन रही है? 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। तो ये हमारे पास आ गई पावर। इधर आर की वैल्यू फिक्स्ड होती है विच इज 0.821, और स्टार्ट में से टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सी। तो उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया तो वो 298 बन गया। वैल्यूज पुट की। केसी हमें कैलकुलेट करना था, इस फैक्टर को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे। केपी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1.9। और ये डिनोमिनेटर में क्यों लेके गया है, कोई बताएगा? हाउ डिड इट गो टू द डिनोमिनेटर? केसी ओवर वो क्यों हो गया? क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकली थी? -1। और किसी चीज की पावर -1 उसका मतलब क्या होता है? वो 1 ओवर की फॉर्म में जाएगी। ठीक है। तो इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और केसी का आंसर क्या आ गया? 4.65 × 10⁻⁴। अब ये कंसेप्ट असेसमेंट करो जल्दी से। मुझे इसकी क्वेश्चन बताओ क्या बनेगी, तलहा आप बताओ। उसने केपी कैलकुलेट करने को बोला। न्यूमरेटर में क्या आएगा? जल्दी। एस SO2 और O2। न्यूमरेटर में SO2 एंड O2 आएगा। सर एसओ हसन, दिया है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? सर SO2 और O2। न्यूमरेटर में रिएक्टेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं? सर लेट मी कंफर्म के सर न्यूमरेटर ऊपर होता है या नीचे होता प्रोडक्ट है? आते हैं सर। ऊपर। सर ऊपर प्रोडक्ट आता है। तो तो SO3 की SO3। पावर क्या आ जाएगी? 2। SO2 की पावर क्या आएगी? 2। और O2 की पावर क्या आएगी? 1। SO3 की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है? 0.259। उसका स्केयर डिवाइडेड बाय SO2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.59। उसका भी क्या आ जाएगा? स्केयर। और O2 की क्या वैल्यू दी हुई है? 0.05। डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है जो उसने दिया हुआ है। 0.259 का स्केयर डिवाइडेड बाय 0.59 का स्केयर एंड 0.05। इज इट कमिंग आउट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो सिक्स पॉइंट नहीं सर, ये तो नहीं आ रहा, इसका 0.38 आ रहा है। कितना आ रहा थ्री है? पॉइंट एट फाइव आ रहा है, सॉरी। 3.85। उसने मोल्स पर डीएम क्यूब से वो उसमें ना लिया, उसने एटमोस मोल से एटमॉस्फेरिक में गया हो। डिवाइडेड बाय बिल्कुल ट्वेंटी सर। फोर करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर में आंसर दिया हुआ। 0.16। 0.16। 16।
मोल टू एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन में कन्वर्जन करनी है हम लोगों ने। एक सेकंड में अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ। आई रोट द इक्वेशन फॉर के सी और मैं कर उसको केपी के लिए रहा हूँ। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। फिर एटमॉस्फेरिक में बताऊं या केसी का आंसर क्या था? दूसरा? 3 पॉइंट क्या बताया था आपने? 3.85। ठीक है। अब केपी किसके इक्वल होता है? के सी इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। अब डेल्टा एन की वैल्यू हमारे यस। पास क्या बन रही है? 2। इसकी भी -1 ही बनेगी, क्योंकि देखो माइनस ना वन ही है। इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो 2 - 3 1 हो जाएगी। केसी की वैल्यू आ गई 3.85, आर की वैल्यू आ गई 0.821, और टी की वैल्यू उसने टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है? 450 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 450 प्लस 273, 723 की पावर -1। इसको अब मल्टीप्लाई करो, अब आ जाएगा शायद। 3.85 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 723 की पावर -1, 0.064। स्टार्ट में मैंने बस वो गलती कर दी वहां पे उसकी। सर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है? क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ना, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना था? 2, और रिएक्टेंट्स कितना है? 3। 2 + 1 3। तो सर आपने आर टी की वैल्यू हमें दी हुई थी 450, आर की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? वो फिक्स होती है 0.0821, कांस्टेंट है ना, तो वो फिक्स होगा। सर देन हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड सॉरी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट जो है वो सेम होती है, और हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती है। हमारे पास फिजिकल स्टेट पता है ना क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। इसके जी अलावा सर। इसमें और कुछ नहीं है। आप देख सकते हो इसके अंदर कि होमोजीनियस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट उसने क्या लिखा हुआ है? सेम है। इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैज द सेम फेज। देखो, गैस गैस एंड गैस, गैस गैस एंड गैस, गैस गैस एंड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है। वेयर हेट्रोजीनियस में क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड एंड गैस, सॉलिड गैस, गैस गैस, सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस। इसके अंदर एक चीज ये याद रखनी है हमने, जब हेट्रोजीनियस होते हैं, अगर उसमें कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ रहा होता है उसके अंदर, तो उसको हम कंसंट्रेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। विच मीन्स इफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड्स आर इन्वॉल्व इन अ इक्विलिब्रियम सिस्टम, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता हमारे पास। सॉलिड एंड लिक्विड, इट मीन्स कि जब मैं इसकी केसी लिखूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या आएगा? H2 की पावर 2 एंड O2 की पावर 1, या बेशक ना ही लिखे हम लोग उसको। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सॉलिड कौन सा आ रहा है? ये। और कौन सा आ रहा है? ये। तो हम उसके रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में देखो उसने सिर्फ H2 लिखा हुआ है, और रिएक्टेंट्स में उसने सिर्फ H2O लिखा हुआ है। तो अगर हेट्रोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, तो उसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मेंशन आउट नहीं करते। और अगर हम किसी चीज को मेंशन आउट नहीं कर रहे होते तो उसका क्या मकसद होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इक्वेशन, तो उसका मतलब क्या होता है? हसन, सर व्हाट डज इट मीन? अहमद, सर फिर से रिपीट सर इसका हमने रेट लॉ में जब
जीरो हमारे पास था, जीरो ऑर्डर होता था। इसका मतलब क्या होता था हमारे पास? सर मतलब ये थे कि वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी हमारा रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो नहीं सिमिलरली करते। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में उनको मेंशन आउट नहीं कर रहे, इट मीन्स कि हम उनकी कंसंट्रेशन से हमारे रिएक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा हमारे ठीक पास। कह रहा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेज टू रिकग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि देयर आर टू वेज, जो मैंने आपको बताया भी था कि एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड तो यूं होता है कि टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। टाइट्रेशन मुझे याद नहीं आ रहा सर, अगर हम बता देंगे डेफिनेशन। वो जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है, टाइट्रेशन, वो जो आप पिपेट और उसके अंदर आपने यस 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 सर, वो जी भी जी। किए होंगे, एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि आप वो पिपेट के अंदर बिल्कुल सर जो किए है हुए वो हैं। एसिड डालते सर हैं, बेस आप डालते हैं उसमें ब्यूरेट के अंदर, और फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हो। तो केमिकल मेथड में बेसिकली उसी की उन्होंने एग्जांपल डिस्कस की हुई कि टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को ले एनी हाउ रीड आउट कर लेते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पे हम लोग को डिपेंड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना कि हम विजुअली उस चीज को देख सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है हमारे पास कि नहीं पहुंचा। तो आगे उसने यही बात लिखी हुई है, दस फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विदाउट रिमूविंग एनी सैंपल। हमें किसी सैंपल की जरूरत नहीं होती, हमें फिजिकली पता चल रहा होता है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास। जैसे N2O4 गैस जो है वो कलरलेस होती है, रेडिश ब्राउन हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास रेडिश ब्राउन की कंसंट्रेशन, कलर बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो गया कंटेनर के अंदर, इट मीन्स हमारे पास रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। उसने लिखा भी यही हुआ है। This method can be applied when the reactant or product absorbs alpha light, visible or infrared radiation. The concentration can be determined by measuring the amount of radiations absorbed. आप लोगों ने वो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा हो। वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया, बट आप याद वो, है सर। पता नहीं वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया, बट वो कोलाइडल सॉल्यूशंस में होता था, वो उसको किसी टाइप ऑफ रिएक्शन कहते थे। वो लाइट पास करते थे तो वो पास नहीं होती थी, अब वो मुझे वर्ड जहन से निकल गया, पता नहीं क्या होता था। एनी हाउ फिजिकली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका हो। उसने कहा कि N2 इज अ कलरलेस गैस whereas NO2 is a reddish brown gas. The progress of the reaction can be studied by measuring the absorption at regular intervals. Absorbance is proportional to the concentration of NO2. At equilibrium, spectrometer will show constant value of absorbance. कि हमने लाइट पास करेंगे, तो जब हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आना बिल्कुल बंद हो जाए, इट मींस रिएक्शन हैज रीच टू अ इक्विलिब्रियम। और वैसे भी जब एक कलरलेस चीज है, उसके कंपैरिजन में जब आपके पास एक कंटेनर में कलर्ड गैस आ जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट्स में वैसे भी क्या आएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो इसमें हमें सैंपल को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती एट रेगुलर इंटरवल। हम विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद द रिएक्शन मिक्सचर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हो रीच हो गया कि नहीं हो गया। इसमें उसने एब्जॉर्बेंस के बारे में बात की है कि इट कुड बी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास। लेकिन जो केमिकल मेथड है उसमें हम लोग को सैंपल को बार बार रिमूव करना होता है, और जब हमारे पास सैंपल का रिजल्ट कांस्टेंट आना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि रिएक्शन हैज रीच टू अ इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो वही जो मैंने आपको बताया था, इसमें एसिटिक एसिड का सैंपल बार बार ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हमारे पास। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल एथेनॉल टू गिव हमारे पास एसीटेट। ये आप लोगों को शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद होगा, जब पोलीमराइजेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। पढ़ी है आपने पोलीमराइजेशन, सर अभी कंडेंसेशन पढ़ेंगे सर, अभी पोलीमराइजेशन चैप्टर है। एंड एडिशन पोलीमराइजेशन। नहीं सर, लेकिन अब इस मतलब फर्स्ट ईयर में है अभी, पहले मुझे नहीं आपने याद पढ़ ली भी पढ़ी है, हुई इस तरह। पढ़ ली भी है क्लास में आप लोगों ने, कुछ कुछ याद है। एनी हाउ, उसमें क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का सैंपल हम लोग एट रेगुलर इंटरवल्स ले रहे होते हैं। हम लोग लेंगे, अब एसिड है वो हमारे पास, ठीक है, उसको हम टाइट्रेट करेंगे। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच हो गया होगा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल बिकम कांस्टेंट इंडिकेटिंग दैट इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। हमें पता कैसे चलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH बेस के साथ यूजिंग फिनोल्फथालीन एज एन इंडिकेटर। आपको पता होगा पिंक कलर सा आपके पास बेस का होता था और आप उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे, जब वो कलरलेस हो जाता था वो पॉइंट होता था कि अब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम तो नहीं, टाइट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है या दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है। सो केमिकल वर्सेस फिजिकल मेथड में क्या होगा कि विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद द सैंपल हम लोग थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। और अगर हम लोग केमिकल मेथड करते हैं तो उसमें हम अगर एसिडिक सॉल्यूशंस हैं तो हम टाइट्रेशन की तरफ जाते हैं, और अगर हमारे पास टाइट्रेशन का रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाए, इट मीन्स कि अब हमारे पास रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे रीच आउट हो चुका हुआ है। कांस्टेंट कैसे आता है? क्योंकि अब हमने पढ़ा हुआ है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही होती। अगर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम सैंपल रिमूव कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट हमेशा सेम पॉइंट पे आके ही वो टाइट्रेट हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, इट मींस कि अब उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। ओके।